Hello everyone. Let's start today's class with history for class 7. We were talked about this lesson number 1, and lesson number 1 is tracing changes through 1,000 years. है ना? So we have learned this chapter before, chapter number 1 from the pages 1, 2, 3, 4, 5, है ना, and 6. And till 6 pages we have done. But before going on, let's see some slides of this chapter, tracing changes through 1,000 years ago. So you can see here some slides are there. You can see here tribal peoples and some one map is also given here. You can see, है ना? Then another slide is tracing changing through 1,000 years. So सबसे पहले आपको मैप का डिफरेंस दिखाया था कि मैप कैसा हुआ करता था, है ना। फिर सेकेंड मैप जो हमने देखा था, दोनों का डिफरेंस थे, इसमें कितने देखो कितना छोटा छोटा सब कुछ दिखाया गया था, ये हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था। एंड नाउ डेज हमारा मैप कैसा है ना। तो दिस डिफरेंस यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, मैप डिफरेंस। देन देखो यहाँ पे मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 जो है वो किसने बनाया था, अरब के जियोग्राफर थे अली इद्रिशी, उसने बनाया था। और जो मैप 2 हियर यू कैन सी हियर मैप 2, है ना, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, जो मैप्स बनाते हैं। मैप्स अ पर्सन cartographer of two maps are quite different even though they are of the same area, है ना। In Al-Idrisi map, South India is where we would expect of find North India, and Sri Lanka is island at the top. So some differences that we can see. Then हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, ये भी हमने देखा था कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं हिस्ट्री को। तो मैनी टाइप ऑफ रिटन सोर्सेस उनके पास मिल रहा है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज मिलती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, लॉज है, रिपोर्ट्स है, काविंग है ना। ऐसा काविंग वाला जो होता है, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ऐसा काविंग वाला जो स्टैच्यूज होते हैं, उसके ऊपर से भी उनको हिस्ट्री पता चलती है। देन लेटर्स, जो पुराने लेटर्स है यहाँ पे दिखाए गए, देखो। देन इंटरव्यूज जो होते हैं, उसके ऊपर से भी उनको पता चलता है ना। देन पहले के जो कॉइन्स हुआ करते थे, पहले की जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इसके ऊपर से भी वो हिस्टोरियंस जो थे, दे कैन फाइंड आउट द हिस्ट्रीज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सोर्सेज। ओके। देन वी वर आल्सो टॉक्ड अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हाथ से लिखी जाती है। एंड ये देखो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट का एक एग्जांपल दिया है, जियाउद्दीन बरानी का है ये मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा जाता है। और किसके ऊपर लिखा जाता था, जो पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, दैट कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, दैट इज रिटन ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, इट्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। न्यू टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग स्टाइल वाज इन एक्सीडेंस, ये भी हमने देखा था कि नास्तालिक करके एक जो राइटिंग स्टाइल है वो हमने देखी थी हमारे टेक्स्ट बुक में, ये नास्तालिक स्टाइल भी दी है। एंड सिकास्ते स्टाइल भी वह है ना। तो इससे क्या होता था, जो कॉपी करते थे एक दूसरे में से, तो कॉपी करते करते पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाता था। ये भी एग्जांपल हमने देखा था कि आप अगर होमवर्क कॉपी करते हो किसी और का, तो क्या होता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, और उसमें से देख के मैं लिखूं तो मेरा भी सब गलत हो जाएगा, मैं जो समझती थी वो लिखती थी उसमें से। तो यहाँ पे देयर इज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग स्टाइल दी है आपको, नास्तालिक एंड सिकास्ते। तो यू कैन सी दिस स्लाइड आल्सो, नास्तालिक एंड सिकास्ते की। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ओके। टू संस्कृत वर्ड्स, भारत एंड सिंधु। सिंधु जो है वो सीम और धू से बना है। सीम जो है वो एक रीजन था, और धू themselves water, है ना। चलो अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है, यस खत्म। हाँ, तो यहाँ पेज नंबर 6, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। Okay, so this is our chapter. You can see here page number 6, है ना। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स।
जयादुद्दीन बरानी का जो क्रॉनिकल थे 1356 में, उनका हमने एक वर्जन देखा ऊपर, है ना, जयादुद्दीन बरानी का। Now, new topic is social and political groups. The study of 1,000 years between 700 and 1750. It's huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. तो ये वाला जो एरा था 700 से लेके 1750 तक का, तो ये जो है वो चैलेंज वाला पीरियड था। क्यों? क्योंकि इस समय में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, है ना। डेवलपमेंट जितना भी ज्यादा होता गया उतना हिस्टोरियंस को फाइंड आउट करना था हिस्ट्री, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड आउट हिस्ट्रीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स at different moments in the period. New technologies made their appearance like a Persian wheel irrigation. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए जो व्हील यूज होता है। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाया है कि ये वाली जो एरा है 1700 से लेके 1750 तक की, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो एक व्हील आ गया था इरिगेशन के लिए, है ना। खेतों में जो इरिगेशन होता है, पानी को सींचना पड़ता है ना, तो उसके लिए व्हील। देन स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, वीविंग के लिए भी एक व्हील का यूज होने लगा था, दैट कॉल्ड टेक्नोलॉजी। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। New foods and beverage arrived in the subcontinent: potatoes, corns, chilies, tea, and coffee. Remember that all this innovation, new technologies, and crops come along with the people. जैसे जैसे ये सारी चेंजेस आते गए, वैसे वैसे लोग में भी चेंजेस आते गए ना, और वो लोगों से आते थे। अगर कोई साउथ अफ्रीका का इंसान है, वो इंडिया में आके रहने लगे, तो वो अपने साथ साथ अपनी कल्चर, अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी उसके दिमाग में, वो सब लेके आएगा ना, दिमाग छोड़ के तो नहीं आएगा। That means came along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was period of economic underline करो. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. तो ये जो period था वो था किसमें changes था? Political, social and cultural changes था. You can see here a picture of Persian wheel, है ना? So it's called development. धीरे धीरे सब बदलने लगा था, डेवलपमेंट आता गया था। दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। दिस इज यू हैव टू अंडरलाइन, दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो लोगों का जो एक ग्रुप होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए घूमता रहता है, दैट कॉल मोबिलिटी। और ये जो पीरियड था वो मोबिलिटी का था। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व फॉर्च्यून, है ना। और सबकॉन्टिनेंट जो थे वो वेल्थ और पॉसिबिलिटीज जो होती थी पीपल के पास कि अपना भविष्य बना सके, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी थी। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। अंडरलाइन करो, राजपूत जो थे वो यहाँ पे इंपोर्टेंट बने थे। और ये नाम जो है वो डिराइव हुआ है राजपुत्रा से। राजपुत्र का नाम होता है सन ऑफ रूलर, है ना। और बिटवीन 18 सन ऑफ रूलर मतलब रूलर का पुत्र, उसे कहते हैं राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। राजपूत शब्द राजपुत्रा से बना है। बिटवीन द 18th and 14th centuries the term was applied more generally group of warriors who climbed क्षत्रिय कास्ट स्टैच्यू। तो आगे जाते जाते 8th और 14th सेंचुरी में ये जो टर्म था राजपूत, ये किसके लिए यूज होने लगा? पहले के समय में राजा के सन के लिए यूज होता था, देन ग्रुप ऑफ वॉरियर के लिए यूज होने लगा। मतलब जो युद्ध में लड़ाई करते हैं उसे भी राजपूत कहा जाता था। जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कास्ट होती थी जो ज्यादातर वॉरियर्स बनते थे। द टर्म इंक्लूडेड not just ruler and chieftains but also soldiers and commanders who serve in the army of different monarchs all over the subcontinent. तो ये जो राजपूत वाला खिताब है वो सारे वॉरियर्स को मिलता था, सोल्जर्स को मिलता था, जो कमांडर्स होते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्मी के। chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other group of people such as the Marathas, Sikh, Jat, Ahoms and Kshatriyas, a caste of scribes and secretaries, also used to
ऑफ द एज बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो ये सारे लोग भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनने के लिए, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये लोग भी एक जगह से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने लगे। हैबिटेट का मतलब क्या लिखा है देखो, रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट। मतलब एक प्रकार का होम, हैबिटेट मींस रहने की जगह। Throughout this period, this was the gradually clearing of forest and extension of agriculture, a chance faster and more complete in some area than in other. Changes in their habitat force many forest dwellers to migrate. तो लोग जंगलों को ही कटाई करने लगे और वहां पे एग्रीकल्चर करने लगे। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले डिवेलर्स थे, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, एनिमल्स थे, जो भी थे, उनको माइग्रेट करके जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे बस्ती बसने लगी थी, लोग रहने लगे थे, वो लोग जंगल को काट रहे थे, है ना, और वो वहां पे एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे थे। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम प्लीजेंट। और कुछ लोग क्या करने लगे, जगह के प्लीजेंट बनने लगे, मतलब जमींदार बनने लगे। दीज न्यू प्लीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples। तो ये सारे प्लीजेंट जो हुआ करते थे वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे रीजनल मार्केट्स बनाने लगे। देन चिफ्टेन्स होते थे, वो अपनी जगह के चीफ कहलाते थे। देन प्रीस्ट हुआ करते थे, मोनास्टरीज एंड टेम्पल। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। तो ये लोग टैक्स अदा करते थे, है ना, दे पे टैक्स फॉर ऑफर गुड सर्विस एंड लोकल लॉर्ड्स। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट economic and social difference emerge amongst peasants. Some possess more productive lands, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। तो इस सीजन पे लोग क्या क्या काम करते थे ये भी दिखाया है। प्रोडक्टिव लैंड वर्क करते थे, देन कैटल रखा करते थे, है ना, एंड सम कंबाइंड एस्ट्रियल वर्क, एग्रीकल्चर वर्क करते थे। इट्स कॉल्ड लीन सीजन। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफेंसियर, मतलब बहुत ही बदलाव आने लगा सोसाइटी में। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and occupations। अंडरलाइन करो, लोग जो थे अब वो किस में बट गए थे, दो ग्रुप में बट गए थे। एक थी उसकी जाति और एक थी उसकी सबकास्ट। वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं और वो कौन से सबकास्ट से भी बिलोंग करते हैं, और इनके बेस पे, उनके बैकग्राउंड पे, उनके ऑक्यूपेशन पे उनको अलग अलग माना जाता था। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति। द स्टेटस ऑफ सम जातिस कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो ये जो जाति वाली बात है वो एरिया टू एरिया अलग अलग होती थी पहले, है ना। तो जो स्टेटस हुआ करता था जाति का वो एरिया टू एरिया वेरी वेरी मतलब वो अलग अलग हुआ करता था। एंड ये जो रैंक्स है वो फिक्स नहीं थे, परमानेंटली फिक्स नहीं थे, क्योंकि वो कौन पावर में आता है उसके ऊपर डिपेंड था, है ना। तो वो उनको कौन पावर में आएगा, मतलब किसके हाथ में शासन होगा, उसके हिसाब से उनका रैंक फिक्स होता था। Of the technological, economic, social and cultural changes described in this section, which do you think were most significant in the town or village in which you live? तो ये आपको, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप रहते हो, आपका विलेज है, आपका टाउन है ना, तो वहां पे जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस जो आए हैं वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। चलो, जातिस फाउंड their own rules and regulation to manage the conduct of their members। अंडरलाइन करो, जातिस जो थी वो फ्रेम करती थी। फ्रेम मतलब बनाना, तो फ्रेम कुछ बनाना मतलब मेक करना, है ना। तो जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स, वो अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाते थे, एंड रेगुलेशन भी अपने हिसाब से बनाते थे, और अपने मेंबर्स को, अपनी जाति वाले मेंबर्स को कैसे कंडक्ट करना है वो जाति देखते थे। दिस रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। तो असेंबली के जो एल्डर्स हुआ करते थे, उनकी सभा के जो एल्डर्स, वो ये सारे
रेगुलेशंस को फोर्स करते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, और कुछ एरिया में इसे जाति पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। बट जातिस वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। तो अंडरलाइन करो, जाति जो हुआ करते थे उनके अलग रूल हुआ करते थे, वो तो सही है, बट उनको वो जो विलेज में रहते हैं ना, वो विलेज के रूल भी इनको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कौन सी भी जाति के हो, लेकिन वो जो विलेज में रहते हैं they have to follow the rules of villages. Several villages were governed by chieftains, और ज्यादातर जो villages होते थे वो किसके द्वारा चलते थे? chieftains. chieftains मतलब क्या होता है? जमींदार. Together they were only one small unit of state, और ये जाति और chieftains बनके एक small सा state बनता था. Now region and empire. Large states like those of Cholas, Tughlaqs, Mughals encompassed many regions, और ये सारे बनके बहुत सारे regions को cover करते थे. संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति वर्ड देखो, संस्कृत में एक वर्ड है प्रशस्ति, प्रशस्ति. Praising the Delhi Sultan Ghiyazuddin Balban, गियासुद्दीन बलबल का समय रहा है 1266 से लेके 1287 तक का. Explain that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east of Ganjini. तो यहाँ पे लिखा है गाजना, in Afghanistan, in west include all the South India. साउथ इंडिया को क्या कहते थे? द्रविड़ भी कहते थे, देखो है ना. तो लार्ज आपको स्टेट्स दिखाया है, जैसे कि चोला वंश, चोला जो राज्य हुआ था, देन तुगलक और मुगल. तो ये सारे होके बहुत सारे रीजन को, मतलब बहुत सारे प्रदेश को कवर करते थे. A Sanskrit Prasasti, see in chapter 2 for an example of Prasasti praising the Delhi Sultanate Ghiyasuddin Balban. Explain that he was the ruler of vast empire, मतलब बहुत बड़े एम्पायर का एक राजा हुआ करता था, शासन हुआ करता था. दैट स्क्रैच फ्रॉम बंगाल, जिसने बंगाल से लेके ईस्ट में अफगानिस्तान तक है ना, और वेस्ट भी इंक्लूड किया था साउथ इंडिया में. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात पार्टली फ्लीड बिफोर हिज आर्मी. फ्लीड मतलब भाग के चले जाना, पार्टली फ्लीड बिफोर हिज आर्मी. Province of Delhi Sultanate during Muhammad Tughlaq's reign, according to the Egyptian source Masalik al-Absar flee or Mamalik al-Amsar of Sihabuddin Umari. Okay. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक मैप आपको दिया है, अंदमान वाला आइलैंड है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ये जो मेन पार्ट है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, जैसे कि अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अंडमान निकोबार है, नीचे हमारा है इंडियन ओशन, देन इस साइड पे है लक्षद्वीप. ये वाला जो दिखाया है ना डॉट डॉट, ये लक्षद्वीप वाला एरिया है. तो देखो यहाँ पे नंबर वाइज बताया है ना आपको, यहाँ पे जैसे कि हमें देखना है बिहार, तो हम जाएंगे 15 पे बिहार. वेर इज नंबर 15? ये रहा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बिहार. ओके. नाउ अगर हमें गुजरात देखना है तो कौन से नंबर पे है? 21. ये रहा, 10 10 20 एंड 1 21. तो ये रहा हमारा गुजरात, नंबर वाइज यहाँ पे दिया है. ओके. तो जो मेन जगह है, जैसे कि मालवा भी आपको पता होना चाहिए ना, तो 28 नंबर हीरा मालवा. 10 and 550 25 6 7 8 28. तो दिस इज द एरिया ऑफ मालवा. गुजरात के बाजू में ही है ना मालवा, गुजरात देन मालवा. तो ऐसे भी आप करके याद रख सकते हो. देन दिल्ली इज इन 10th पोजीशन. 10th. वेयर इज 10 नंबर? यस, हियर. चंबल, गंगा, यमुना इसके बीच में ये वाला एरिया, दिस इज दिल्ली. ओके. लाहौर यू कैन फाइंड 5 नंबर, दिस इज लाहौर. सतलुज रिवर के ऊपर, ये इंडस रिवर है ऊपर, ये भी इंडस रिवर है, और ये सतलुज वाली जो रिवर है यहाँ पे है हमारा लाहौर. ओके. तो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द. यस, अवध भी देख लेना. देन
16 number, 16. This called Awadh area, Awadh era. Okay, Awadh area. So these kinds of important places you have to identify from this place. You can write down here Awadh, then here Lahore, then here Gujarat, है ना? तो you can write down the names in this maps from this given description. ये जो आपको description दिया है उसके ऊपर से भी आप नाम लिख सकते हो. Okay, now next देखते हैं. Okay, regard these and extra generate claims of conquests. At the same time, they try to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. Language and region. In 1318, the poet Amir Khusro noted this was. Amir Khusro एक poet हुआ करते थे, है ना? तो उन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पे है. Different languages vary region of this land. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, साउदर्न कर्नाटका की एक लैंग्वेज दी है यहाँ पे, द्वारसा मुद्री, देन तेलंगानी, देन गुजरी गुजरात की, देन माबरी तमिलनाडु की, गौरी बंगाल की है, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, एंड देन हिंदावी that is around Delhi. So Amir Khusro went to explain that contrast to these languages, there was Sanskrit which did belongs to any region. It was old language and common people do not know it, only the Brahmins do. तो यस, संस्कृत को कौन जानता था? कॉमन पीपल नहीं जानते थे, ओनली ब्राह्मण्स जो होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको पता होती थी. मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज मेंशन बाय अमीर खुसरो. अमीर खुसरो ने कौन कौन से लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया यहाँ पे, उनका आपको लिस्ट बनाना है. प्रिपेयर अनदर लिस्ट नेम ऑफ लैंग्वेज स्पोकन टुडे इन द रीजन्स मेंशन. कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोली जाती है उसका भी आप लिस्ट बना सकते हो. जैसे कि मलयालम लैंग्वेज है ना, तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है, झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है. तो ये लैंग्वेजेस का एक लिस्ट बना के आपको मुझे साइन करना है. Did you notice that the name by which language are known have changes over time? और आपको ये भी पता है कि जो लैंग्वेज यहाँ पे दी है वो टाइम बदलते बदलते कितनी चेंज हो गई. जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में अभी अवधी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है ना, हिंदी इंग्लिश का यूज हुआ जाता है. तो हो रहा है, तो क्या चेंजेस हुआ है लैंग्वेजेस में ये भी आप यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस. जैसे कि बंगाल में अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गौरी. तो अभी बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? that is your work. You have to find out which language is spoken in Bengal और देखना फिर इसमें क्या changes हो गए. Okay, by 1700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristic. You will learn more about this in chapter 9, languages के बारे में. They were also associated with the specific ruling dynasties. There was considerable conflict between the states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaq, Mughals were able to build an empire that was pan-region, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 and table 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasty? तो खिलजी और मुगल की डायनास्टी को देखने के लिए हम टेबल को देखेंगे, लर्न करेंगे. टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4. हाँ, तो ये टेबल हमने देख लिया है. चलो आप बताओ कि खिलजी डायनास्टी का समय कहाँ से कहाँ तक का रहा था. खिलजी डायनास्टी चैप्टर नंबर 3 में सबसे आगे जो हमें एक टेबल बना के दिया है ना, तो खिलजी डायनास्टी का समय हुआ करता था 1290 से लेके 1320 तक. ओके, और मुगल डायनास्टी है ना, तो मुगल डायनास्टी का समय कौन सा है? अर्ली 12th century, then
खिलजी हो गया है ना, तुगलक डायनास्टी 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनास्टी हुआ करती थी। तो दैट इज गिवन इन द चैप्टर 3 टेबल नंबर 1। When the Mughal Empire declined in the 18th century, decline मतलब खत्म होने हो गया है ना, 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर खत्म हो गया। It led to the re-emergence of regional states, chapter 10, but years of imperial Pan region rule had altered the character of regions across most of the subcontinent, and regions were left with the um, legacies of the big and small states that ruled over them। जब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया तब फिर से एक इमरजेंसी खड़ी हुई, री इमर्ज द रीजनल स्टेट, है ना। तो रीजनल स्टेट्स कौन से थे वो हम चैप्टर 10 में देखेंगे। दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल दे लिंक्ड इज ईच अदर, है ना, ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे को लिंक करते हैं। तो ये हम चैप्टर 10 में देखेंगे, और ये यहाँ से भी हम चैप्टर 10 चैप्टर पेज नंबर 10 तक रखते हैं। पेज नंबर 11 से हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So you have to learn this pages which we have learned today, okay, and make note of important points, okay, thank you।